हेलो एवरीवन। आज हम जनरल उसमें बिजनेस स्टडीज़ का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड एक अहम टॉपिक वो हम पढ़ेंगे। और उसमें से आज जो है हम उसका पहला टॉपिक जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसे हम कवर करेंगे। देखें, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये बेसिकली अंडर आता है एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के, क्योंकि हम जब मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें से हम थॉट प्रोसेस की स्टडी की जाती है। जैसे कि हमारे पास है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, यानी कि जब हमारे पास साइंटिफिक स्टडी नहीं आई थी उससे पहले जो कंट्रीब्यूशंस थी वो रोमन कैथोलिक और चर्च, उसके अलावा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अलावा राइटर्स जिस तरह चार्ल्स बाबेज है, जेम्स वॉट है, इस तरह के, और जो कि प्री साइंटिफिक एरा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह से पहले के जो थे उस तरह की जो थॉट थी वो काम कर रही थी। उसके बाद एक मोस्ट प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थॉट है क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड। क्लासिकल की सबसे पहली जो थ्योरी है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह वन बाय वन फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल और फिर हम मॉडर्न थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा मैनेजमेंट साइंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो थ्योरी है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ में वो कितनी इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो अप्रोच है मैनेजमेंट की वो तकरीबन हर इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑपरेशन जो पूरी दुनिया में किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर बिजनेस ऑपरेशंस, उसमें ये कवर करती है। और इट्स इन्फ्लुएंसेस इज आल्सो फेल्ट इन जनरल बिजनेस, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो जनरल बिजनेस में भी पाया जाता है। जैसे कि हमने उस हिसाब से देखते हैं प्लानिंग क्या करनी है, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन हमारा क्या होगा, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कॉस्ट काउंटिंग हम इसके ज़रिए देखते हैं, एरोनॉमिक्स हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। Your knowledge of the theory will give you a better understanding of the industrial management। जिस आदमी के पास इस थ्योरी का नॉलेज होता है उसके पास जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है वो एक अच्छी आ जाती है। इसके अलावा इसका जो रीडर है वो मैनेजर है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता है चीज़ों का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? ये एक एग्जामिनेशन होता है नंबर्स का और तमाम मेजरेबल डेटा का एक मैनेजमेंट में, और उसके ज़रिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक बिजनेस ऑपरेशन की कैसे बढ़ाई जाए ये हम इसके अंदर देखते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसको पढ़ने के बाद एक आदमी जो है उसके जो बिजनेस ऑपरेशन है इंडस्ट्रीज़ में वो जो है वो बेहतर हो जाती है। इसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमने प्लानिंग कैसे करनी है, हमारा प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट काउंटिंग और एरोनॉमिक्स इसके अंदर हम देखते हैं। और इसके ज़रिए हमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सही मायने में कैसे की जाए वो हमें समझ आती है। और इसके अलावा हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसके ज़रिए जो है वो पता चलता है। और इसका जो फाउंडिंग फादर है वो यहीं पे आप लोग समझ लें, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, और इसका जो डेट था 1856 से लेकर 1915 तक है। और ये एक अमेरिकन इन्वेंटर और एक इंजीनियर था। उसकी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क थे। 1903 में उसने शॉप मैनेजमेंट लिखी और दूसरा 1911 में उसने लिखी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और आज जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट वो इसी जो बुक है वो इसमें दिया गया। देखें यहाँ पर ये दो एमसीक्यूज भी आपके तैयार होते हैं। एक तो ये कि शॉप मैनेजमेंट जो है वो किसने लिखी, अपना जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखी, और कब लिखी, 1903 में, ये दूसरा एमसीक्यू। उसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी, डेफिनेटली एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखी। उसके अलावा ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आई थ्योरी, ये 1911 में आई। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसका फादर कौन है तो वो एफ.डब्ल्यू. टेलर है। द हस्बैंड एंड वाइफ टीम ऑफ द फ्रैंक गिलबर्ट सर एंड लिलन मोलर गिलबर्ट कंट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी। इन दो शख्स ने भी जो है
वो इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया। ये हम कंट्रीब्यूटर्स पढ़ रहे हैं। दिस ड्यू कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज। टाइम एंड मोशन स्टडीज जो कि टेलर ने स्टार्ट की थी, इन लोगों ने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और ये बिलीव करते थे कि वो कोई बेस्ट वे परफॉर्म कर सकेंगे हर टास्क जो परफॉर्म किया जा रहा है उसकी स्टडी से रिलेटेड। यानी कि टास्क की परफॉर्म करने की जो स्टडी है उससे रिलेटेड ये लोग कोशिश कर रहे थे थ्योरिस्ट के जो है ना कोई बेहतर तरीका निकाला जाए। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली ये एक मैनेजमेंट की थ्योरी है जो कि एनालाइज करता है और सिंथेसाइज करता है वर्क फ्लोज को। जो वर्क फ्लॉज हैं उनको ये एनालाइज करता है कि उसमें क्या क्या एनालाइज जो है फ्लॉज हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के ज़रिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी, स्पेशली इकोनॉमिक एफिशिएंसी से मुराद है लेबर की प्रोडक्टिविटी, कि लेबर के से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कराया जाए। ये सबसे पहली कोशिशों में से थी जिसमें साइंस को जो है वो मैनेजमेंट में अप्लाई किया जाए, यानी साइंटिफिक रूल अपनाए जाएं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसको टेलरिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फादर था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, तो ये फादर था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और 1909 जैसा मैंने पहले बताया कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसने पब्लिश किया था। और 1911 में पीछे जो है ये कहीं पर 1911 में भी बताया गया है और 1910 में भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है डेट्स में, तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। इसमें वो क्या करता है कि ऑप्टिमाइजिंग करता है और सिंप्लीफाई करता है जॉब्स को, प्रोडक्टिविटी को जो है इससे इंक्रीज किया जाता है। यानी कि जॉब को सिंप्लीफाई किया जाता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है इसके ज़रिए। टेलर इस बात पे बिलीव करता था कि तमाम वर्कर्स जो हैं वो मोटिवेट किए जा सकते हैं पैसों के ज़रिए। तो उसने क्या किया, अ फेयर पे फॉर अ फेयर डेज वर्क। तो ये जो है उसका एक आइडिया था, यानी कि आप इसको एक उसका स्लोगन भी कह सकते हैं, अ फेयर पे फॉर अ फेयर डेज वर्क। यानी आप किसी को जब उसके काम के मुताबिक फेयर पे देते हैं तो वो अपना जो काम है वो अपनी पे के मुताबिक फिर करता है। यानी कि जितना वो वर्क कर रहा है उसी की उतनी ही उसको तनख्वाह मिले, तो उसका जो काम है वो फिर जस्टिफाइड हो जाता है। अब अगर हम देखें कि ये थ्योरी जो है वो टेलर ने जो है वो डेवलप कैसे की, टेलरिज्म ये डेवलप कैसे हुई। बेसिकली जो टेलर साहब थे उनका जो बैकग्राउंड था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। टेलर जो है बहुत इंटरेस्टेड था एफिशिएंसी में। उसने क्या किया कि जब उसने अपना करियर यूएसए में स्टील मैन्युफैक्चरर के तौर पर आगे जो है वो परस्यू किया, तो उसने जो है डिज़ाइन की एक वर्क प्लेस एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि वो डिटरमाइन कर सके कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। पहले नंबर पर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि विद शोवल डिज़ाइन अंटिल ही हैड अ डिज़ाइन दैट वुड अलाउ वर्कर्स टू शोवल फॉर सेवरल आवर्स स्ट्रेट विद ब्रिक लेयर्स। ही एक्सपेरिमेंटेड विद the various motions required and developed an efficient way to lay bricks, and he applied the scientific method to the study of optimal way to do any type of work। ठीक है, अब ये ईंटों के बत्थे में जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ईंट के वर्कर से, ईंटों के बत्थे में जो वर्कर काम करते हैं उन पर ये एक्सपेरिमेंट करता है। As such he found that by calculating the time need for a various elements of task he could develop the best way to complete that task। अब वो उसको कैलकुलेट करता है कि टाइम नीडेड कितना है, जो काम है उसमें टाइम नीडेड और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो काम के में शामिल हैं उनको देखता है। अब ये क्या होता है, ये जो टाइम और फिर टाइम के हिसाब से जो है बंदे की मूवमेंट, उसको स्टडी को वो इस वक्त उसको जो है ये कंक्लूड कराती है कि कुछ लोग जो है ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं दूसरों की निस्बत। ठीक है, यानी कि कुछ लोग जो है वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लेजीनेस शो कर रहे हैं। These were the people who managers should seek to hire where possible. Therefore, selecting the right people for the job was another important part of the workplace efficiency। तो उसने देखा कि efficient लोग जो है वो ढूंढना ये वर्क के लिए बहुत important है।
अब इसको अगर हम देखें कि जो कुछ उसने उस वर्क प्लेस के एक्सपेरिमेंट से सीखा, उसने बेसिकली 4 जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप किए उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और ये प्रिंसिपल्स जो हैं, इन प्रिंसिपल्स को टेलरिज्म कहा जाता है। अगर हम इसे एक सिंपल टर्म में बात करें तो चूँकि ये एक मैकेनिकल इंजीनियर था और ये एक फैक्ट्री में काम कर रहा था ईंटों के भट्ठे में, वहाँ पर जो है इसने देखा कि जो ईंटें बना रहे हैं या ईंटों को जो तरतीब दे रहे हैं, उससे रिलेटेड जब इसने रिसर्च की तो इसको पता चला कि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, औरों से बेहतर कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है उसने टाइम एंड मोशन को वहाँ पे काउंट किया कि लोग कितना टाइम लगा रहे हैं और लोग कितना काम कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को देख रहा था। तो टाइम एंड मोशन को देख करके उसने 4 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसके अंदर भी 4 प्रिंसिपल्स हैं और उन 4 प्रिंसिपल्स को टेलरिज्म कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक, देखें वो हम जो प्रिंसिपल्स है वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। सबसे पहले ज़रा हम देख लें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। अब जैसा कि सबसे पहले F.W. टेलर की ही डेफिनेशन हम उठाते हैं, उसने कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, यानी कि आप आदमी से क्या कराना चाहते हैं और सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और फिर उस पर नज़र रखना कि वो ये काम बेस्ट वे से और सस्ते तरीके से कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि एग्जैक्टली जानना कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं और उस पर नज़र रखना कि वो बेस्ट वे से और चीपेस्ट वे में करें। तो ये थी टेलर की डेफिनेशन। अब एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूएसए की डेफिनेशन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इट इज़ द आर्ट and science of preparing, organizing and directing human effort applied to control the forces and utilize the materials of nature for the benefits of man। उसके बाद पीटर एफ ड्रॉकर की डेफिनेशन है इट इज़ द ऑपरेशनल स्टडी ऑफ वर्क। मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एक ऑपरेशनल स्टडी ऑफ वर्क है, द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट and the systematic improvement of workers' performance of each element। तो ये जो है दूसरी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें से पहले नंबर पे है डिटरमाइन द वन बेस्ट वे टू डू ईच जॉब। बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि एक बेस्ट वे जो है वो डिटरमाइन किया जाता है हर काम को करने के लिए। उसके बाद सिलेक्ट द फर्स्ट क्लास मैन टू डू ईच जॉब, यानी कि फर्स्ट क्लास आदमी जो है वो उसमें फिर डिसाइड किया जाता है, लीडिंग मैन उसमें डिसाइड किया जाता है। और उसके अलावा से वो कहता है पे पर पीस। दूसरा एलिमेंट ये है कि पे पर पीस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है दिन में फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो है वो 1000 ईंटें बना लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप उससे कह देते हैं कि आप 1000 ईंट के अलावा जितनी भी ईंटें बनाएंगी तो उसकी कॉस्ट हम डबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक पर अगर आपको 2 रुपये मिलते हैं ईंट बनाने पर, तो उसके बाद आप जितनी भी बनाएंगे उस पर हम आपको 4 रुपये देंगे। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, 1000 ईंटें अगर उसने वो बनाएगा, फिर उसके बाद वो कोशिश करेगा कि 4 रुपये पर ईंट बना सके। और अगर उसको पर ईंट के हिसाब से भी दें तो फिर वो क्या करेगा कि जितना ज़्यादा हो सकेगा वो ईंटें बनाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट क्लास मैन हर जॉब के लिए देखें कि वो उस लेवल के लिए बेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजमेंट की भी जो ड्यूटीज़ हैं वो जो है परफॉर्म की जाए। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो है वो कोई सपोर्ट नहीं दे रही है, बंदों को कोई ब्रेक नहीं दे रही है, या उनकी जो है बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बस जो है उनके लिए
काम ही काम कराया जा रहा है, उनसे धूप में उनके छांव का बंदोबस्त वगैरह नहीं किया जा रहा है, उनके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है जिसके अंडर वो रह करके काम कर सके, तो मैनेजमेंट का भी जो है वो रोल उनको प्ले करना चाहिए। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है वन बेस्ट वे। अब वन बेस्ट वे से क्या मुराद है? मैनेजर्स प्लान ऑन डेस्क, यानी कि मैनेजर्स जो है वो क्या करते हैं, थिंक करते हैं, और डूअर्स जो है जो वर्कर है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये यहाँ पर जो है बेसिकली इसका जो है मेन जो यानी कि थीम है वो ये है। अब हम जो है वो प्रिंसिपल्स देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। जैसा कि हमने उसकी बुक में भी देखा कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनको कहते हैं टेलरिज्म। अच्छा, सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या कहता है कि टेलर इंसिस्टेड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी कि साइंटिफिकली इंक्वायरी की जाए प्रैक्टिस में, यानी कि इसमें जो है प्रोसीजर देखा जाए। टेलर इस बात पे बिलीव करता था कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू द वर्क स्टडी एंड एनालिसिस, यानी कि ओनली एक ही मेथड है जिसके ज़रिए आप जो है काम को बेहतर बनवा सकते हैं, तो उसके ज़रिए है वर्क स्टडी और फिर उसको एनालिसिस करना। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि भाई सब्सटीट्यूट ऑफ द रूल ऑफ थंब, ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही मेथड जो रूल दिया गया है बस उसी को फॉलो करते जाओ, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इन द रूल ऑफ थंब जो है द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर होता है जो कि मैनेजर्स डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो है वो ये देखता है कि एक ईंटों के भट्ठे में या ईंटों बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनमें जो है एक दिन में 50,000 ईंटें जो है वो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो फिर वो ये जो है सबसे बेस्ट यानी कि परफॉर्मेंस है, तो वो मैनेजर क्या करता है, इस तरह की पॉलिसी बनाता है कि इसको मेंटेन किया जा सके। टेलर इंसिस्टेड दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली by performing time study in the organization and then the day's target should be fixed, यानी कि जो दिनों के जो टारगेट्स हैं वो फिक्स होने चाहिए। ठीक है, साइंटिफिकली यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का पता हो, टाइम का पता हो और फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर बनानी है, ये जो है इसमें जो है वो आपको देखना चाहिए। तो ये है कि साइंस नॉट द थंब रूल्स। आप ऐसा नहीं कि बस थंब रूल्स नहीं, बल्कि उसमें साइंस अप्लाई करें आप लोग, बल्कि थंब रूल जो है यानी कि जो कह दिया बस वही, ऐसा नहीं है। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied that manager served as a link between the owners and the workers। यहाँ पर बेसिकली हो रही है कॉपरेशन की बात, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच हमेशा एक लिंक डेवलप होना चाहिए। Since a managers they had the to mandate to get work done, अब उनके पास मैंडेट क्या होता है कि वो अपना काम कराएं वर्कर से। ये जो है उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, उनको उसको मैनेजर्स को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑलवेज एग्जिस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमेशा यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट की जो है ना एक पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि मैनेजर और वर्कर के बीच। अब जो टेलर है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में कहता है कि टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन, इससे किसी को जो है फायदा नहीं होगा। द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ऑनर्स, इससे जो है किसी का भी जो है वो भला नहीं हो सकता। उसने एम्फेसाइज किया कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, इनके बीच जो है हार्मनी होना चाहिए और हर एक को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस पता हो, यानी कि मैनेजर की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह और वर्कर की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह। इस स्टेट को अचीव करने के लिए इसमें कहता है टेलर के कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए दोनों नंबर पर, मैनेजर के मैनेजमेंट के लेवल पर भी और वर्कर के लेवल पर। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट और वर्कर जो है अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करे। इस सिचुएशन में ट्रेड यूनियन जो है वो सोचेंगे भी नहीं कि स्ट्राइक पे जा सके, यानी कि अगर आप वर्कर की तमाम नीड्स को मैनेजमेंट पूरी कर रही है तो मुझे ये बताएं यूनियन का स्ट्राइक पे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से
मैनेजमेंट को जो है वो गेन्स ऑफ द कंपनी जो है वो शेयर करने चाहिए, अगर उसमें से कोई है जो कि वर्कर के साथ शेयर हो सकता है। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड, उसी तरह वर्कर्स जो हैं उनको सख्त मेहनत करना चाहिए और विलिंग होना चाहिए कि जो चेंज कंपनी ला रही है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तुम दोनों को एक फैमिली की तरह काम करना चाहिए। पहले नंबर पर यह था कि साइंटिफिकली जो है अब डील करना चाहिए, ना कि जो है कोई थंब रूल जो है वो अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, हार्मनी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल है। इसमें क्या है कि ये हार्मनी का जो है ना एक एक्सटेंशन है ये वाला। बेसिकली इस प्रिंसिपल के तहत जो है ना काम कॉपरेशन में होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। वर्कर और जो मैनेजर हैं उनको एक साथ काम करना चाहिए, और मैनेजमेंट जो है उसको कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करना चाहिए। स्टैंडर्ड टास्क बनाने चाहिए ताकि स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स जो है वो कंसल्टेशंस के साथ बनाना चाहिए। और भाई वर्कर से पूछने में क्या मसला है कि ये काम किस तरह किया जाए या इस बारे में उनकी क्या ओपिनियन है और इसको किस तरह से हम बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हैं। टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस एंड एम्प्लॉयज suggestion of employees and they should be rewarded for their suggestions। अगर कोई बेस्ट ओपिनियन कोई वर्कर दे रहा है मैनेजमेंट को तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? जहां एक जो है वो वर्कर सोच रहा है उस लेवल पे मैनेजर जो है वो नहीं सोच पा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी जो ओपिनियंस हैं उसको वेलकम करना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स। और दूसरे नंबर पर जो टेलर है वो ये कहता है कि वर्कर को कोई अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए जो कि मैनेजमेंट उनका पूरा ना कर सके। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, और यहाँ पर जो है तकरीबन डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के बीच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा बोझ जो है वर्कर्स पर है, मैनेजमेंट जो है वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी जो है वो वर्कर को ठहरा रही है। उसके अलावा ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड, हर सारा दिन साइड बाय साइड काम करना चाहिए। वर्कर हेल्पिंग इनकरेजिंग स्मूथिंग द वे फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल, assigning job to worker if management asks them about their interest and then work is assigned according to the interest, definitely the worker will perform it more efficiently। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर वर्कर से पूछकर किसी काम को इनिशिएट किया जाए तो इससे वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। चौथा और लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है development of workers to their greatest efficiency and prosperity। Industrial efficiency depends upon the efficiency of workers। यानी कि वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है उस हिसाब से जो है ये डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड करती है प्रॉपर ट्रेनिंग पर और उनकी सिलेक्शन पर। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनका सिलेक्शन उसी बेस पे उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर होना चाहिए। टेलर इस बात पे जोर देता है कि ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने के बारे में प्रॉपर केयर करनी चाहिए। आफ्टर सिलेक्टिंग उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वो जॉब देनी चाहिए, यानी कि जो उनकी एफिशिएंसी है उस हिसाब से उनको जॉब देनी चाहिए। और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भी वक्तन फ़वक्तन भेजना चाहिए ताकि उनका जो नॉलेज है वो अपडेट हो सके। ये बेसिकली क्या करेगा, इंश्योर करेगा ग्रेटर एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी। कंपनी और वर्कर दोनों को जो है इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये तो थे 4 प्रिंसिपल्स जिनको टेलरिज्म कहते हैं। अब है कि 3 एरियाज ऑफ फोकस। बेसिकली टेलर साहब ने फोकस किन एरिया पर किया है? फोकस करने वाले जो एरिया है वो 3 है, टास्क परफॉर्मेंस, सुपरविजन और मोटिवेशन। अब टास्क परफॉर्मेंस के बारे में कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में बेसिकली जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उस पर, टुडेज की जो प्रैक्टिस है मैनेजमेंट की उस पर होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स और सपोर्ट ऑफ वर्कर्स। ये चीज़ें जो है ना
उस पर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। यानी कि एक तो टास्क की परफॉर्मेंस क्या है, कोई भी काम है उसकी परफॉर्मेंस कैसे है, कोई भी आदमी है उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। तो ये जो है ना बेसिकली उसका पहला एरिया। दूसरा है सुपरविजन। टेलर्स स्टडी रिवील दैट अ सिंगल सुपरवाइजर कुड नॉट पॉसिबली बी एन एग्जैक्ट एट ऑल द टास्क, therefore a first level supervisor should be put in charge of managing workers who perform a common function which is familiar to that supervisor। यानी कि सुपरविजन में ये है कि एक ही आदमी जो है वो तमाम के तमाम काम को सुपरवाइज ना करे, बल्कि उसका जो स्पेशलिस्ट जो सुपरवाइजर है वो होना चाहिए, ताकि सुपरविजन जो है वो सही तरीके से। इसके अलावा टेलर का एक एरिया ऑफ फोकस जो है वो मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन के बारे में कहता है कि टेलर बिलीव दैट मनी मोटिवेटेड वर्कर्स, ही दस पायोनियर्ड दैट डिफरेंशियल price rate system whereby workers are compensated based on their work or output. The more productive they were, the more output they produce, the more compensation they would receive। यानी कि जितना वो ज़्यादा काम करेंगे प्रोडक्टिव, उतना ही जो है वो उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसका सिंपल सा अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि जिसकी अब हम आ जाते हैं प्रमोशन पर, ठीक है। ये एक प्रमोशन सिस्टम है फॉर एग्जांपल। अब प्रमोशन किस चीज़ पर होना चाहिए? टास्क बेस्ड पर होना चाहिए कि उसने टास्क परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, ठीक है। जो कि एवेल्यूएशन हर साल जो है मंथली, ईयरली जो है वो क्वार्टरली किया जाता है उस बेस पे। उसके अलावा उसका जो सुपरविजन है वो होना चाहिए, यानी कि जैसे एक मैनेजर जो है वो अपने वर्कर का सुपरवाइजर होता है। उसके अलावा मोटिवेशन, यानी कि जो वर्कर लेवल पे आदमी है उसको अगर सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचना है तो उसको बेहतर परफॉर्म करना होगा, और अगर सुपरवाइजर को मैनेजर लेवल पे पहुंचना है तो और ज़्यादा उस लेवल से आगे काम करना होगा। तो ये प्रमोशन सिस्टम जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये एरिया ऑफ फोकस है। पहला टास्क परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सुपरविजन होनी चाहिए और मोटिवेशन होनी चाहिए। अब है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 डिपार्टमेंट में टेलर डिवाइड करता है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज द टेलर felt that workers must be free from the burden of planning and then they must concentrate on the work of production। यानी कि एक का काम जो है प्लान करना, एक का काम है प्रोडक्शन। जो प्लानिंग करने वाले हैं वो प्रोडक्शन से फ्री हों और जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्लानिंग से फ्री हों। To develop specialization in the productivity, Taylor suggested under each department there must be some functional expert to supervise, guide and instruct the worker। As one foreman cannot be expert in every aspect of work, as Taylor stressed on one minimum 8 specialized or functional expert to supervise and give orders to workers। अब इसने 2 एरियाज में डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है। फंक्शनल फोरमैनशिप में ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज्ड इन। फंक्शनल फोरमैनशिप में जो तमाम जो उसका जो फंक्शन का जो बॉस है वो स्पेशलाइज्ड होता है उस एस्पेक्ट में, और फिर वो इंस्ट्रक्ट करता है वर्कर को, और जो है डेफिनेटली वो जो है उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। इससे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो फॉलो होता है। टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशन एक्सपर्ट। All these qualities cannot be found in one person, so Taylor stressed on having minimum 8 experts। तो टेलर ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो बंदा है उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए टेलर ने कहा कि 4 तरीके के एक्सपर्ट, 8 टोटल एक्सपर्ट हैं, उसमें से 4 जो है वो प्रोडक्शन एक्सपर्ट होने चाहिए और 4 जो है वो प्लानर एक्सपर्ट होने चाहिए। तो 4 और 4 टोटल यानी कि 8 एक्सपर्ट जो कि टेलर ने कहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में। यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से हम इनको देखते हैं, फिर हम इनको इन डिटेल भी डिस्कस करते हैं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क आते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। तो रूट क्लर्क क्या होता है? दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल या मैनुअल जॉब। जो मैनुअल जॉब है रूट क्लर्क उसको देखे। दूसरे नंबर पर है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन जॉब इन स्पेसिफिक मैनर। स्पेसिफिक मैनर में किसी जॉब को कैसे करना है ये उसका काम होना चाहिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या होता है कि फिक्स अप द टाइम फॉर द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब, यानी इसका काम क्या होगा कि किस वक्त जो है वो काम कंप्लीट हो। इसका काम होता है कॉस्ट शीट बनाना, यानी कि टाइम और मनी ये डिसाइड करता है। इंस्ट्रक्शन देना कि किस किस तरह करो ये इसका काम होता है, और स्टेप्स बताना कि किस किस स्टेप से करना है ये रूट क्लर्क का काम होता है। उसके बाद डिसिप्लिनेरियन, इसका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ जॉब जो है ना, यानी कि सही तरीके से ऑर्डरली और सिस्टमैटिकली हो। तो ये चीज़ें जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। रूट क्लर्क जिसका मतलब है कौन से स्टेप्स बताना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रक्शन देना, उसके बाद टाइम और कॉस्ट कितनी हो इसके लिए डिसिप्लिनरी ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे से जो है किसी काम को परफॉर्म कराना। तो इस तरह दूसरे नंबर पर आता है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में ये 4 एरियाज आते हैं: गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं गैंग बॉस क्या होता है। ही अरेंज द ऑल मशीन्स। गैंग बॉस जो है वो मशीन्स अरेंज करता है, टूल्स अरेंज करता है और दूसरे तमाम जो है वो रिसोर्सेज जो कि परफॉर्मेंस के लिए किसी भी जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं वो चीज़। दूसरा है स्पीड बॉस, जो है वो टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, ये बंदा इंश्योर करता है कि वो काम टाइमली जो है वो कंप्लीट हो जाए। रिपेयर बॉस ये इंश्योर करता है कि मशीन और टूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्टर का मतलब है चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, यानी कि उस हिसाब से आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। टेलर इस बात पे, ये थे 8 जो है वो एरियाज। अब यहाँ पर कहता है कि टेलर एम्फेसाइज दैट व्हेन एवरी फोरमैन इंस्ट्रक्ट्स एंड ऑर्डर्स द वर्कर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। टेलर का कहने का मतलब है कि ये 8 लोग जब अपनी फील्ड में अपना टास्क सही से परफॉर्म करेंगे और फिर इनसे इसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उससे पूछें, मशीन नहीं है तो उसके मैनेजर से पूछें, और उसके अलावा जो है इंस्पेक्शन सही नहीं हो रही है तो उससे पूछें। तो इस तरह क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है काम की वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये टेलर का मानना था फोरमैनशिप फंक्शनल की टेक्निक के अंडर। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर क्या कहता है, इस टेक्निक के ज़रिए साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो ऑलवेज एम्फेसाइज करती है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के स्टैंडर्ड पर काम करती है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट जो है वो पॉसिबल है अगर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए सिलेक्शन ऑफ टूल से, इक्विपमेंट से, मशीन से, जो कि इंश्योर कर सके मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड but it refers to setting up standards for size, type, weights, measure and quality of product। तो ये था standardization। उसके अलावा according to the Taylor, scientific method of production must be selected to develop standard। develop standard क्या होना चाहिए? to set up standard, the manager must make use of work study techniques which include time study, motion study और fatigue study। तो ये चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजर को जो है वो बनाने चाहिए इस चीज़ का स्टैंडर्ड। इवन मॉडर्न टेक्निक सच एज कैजन, 6 सिग्मा जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। कुछ कंपनी जैसे नोकिया है, एप्पल है, नाइकी है, वाइडोकॉन है, ये जो है इस स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं।
अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, जो टेक्निक है इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो आदमियों का है और मशीन्स का है वो मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के अंडर स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इसमें हम जो है वो वर्क स्टडी देखते हैं। वर्क स्टडी के अंडर जो है हम देखते हैं मेंटल रेवोल्यूशन को, मोशन स्टडी को, डिफरेंशिएट वर्क को, फैटीग स्टडी को, टाइम स्टडी को और मेथड स्टडी। यानी कि हम वर्क स्टडी करें तो करें किस चीज़ के, तो यहाँ पर है सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि इरेजिंग अननेसेसरी टाइप्स, sizes or dimensions, while standardization intends devising new types rather than the existing ones. Simplification points at eliminating a redundant variety of the product, यानी कि जो redundant चीज़ है उसको ख़त्म किया जाए। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, इससे आपकी जो मशीन की जो कॉस्ट है वो बच जाती है, टूल्स कम खर्च आते हैं, लेबर्स कम खर्च आते हैं, इन्वेंट्री जो है वो कंट्रोल हो जाती है, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाईज और बूस्टिंग टर्नओवर जो है वो आपका बूस्ट हो जाता है। मेथड स्टडी बेसिकली क्या है? द पर्पस ऑफ द आउटलाइन स्टडी इज टू फाइंड आउट वन वाइगोरस वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। वर्क स्टडी का मतलब ये है कि एक ऐसा तरीका ईजाद करना जिससे जो जॉब की परफॉर्मेंस है वो बेहतर की जा सके, और ये टेक्निक्स हैं सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में कि अंडर जो है ये टेक्निक्स आती हैं। उसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है स्टडी द मूवमेंट लाइक पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, लिफ्टिंग, चेंजिंग पोजीशंस और सिटिंग एटसेट्रा। इस चीज़ की कि जितना कम मोशन होगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल एक जो है आपको असिस्टेंट को जो है वो एक रूम से बुलाना पड़ता है, फिर किसी काम का कहना पड़ता है मैनेजर के रूम से तक पहुंचने के लिए, तो आप क्या करते हैं, ऐसा करते हैं इंटरकॉल जो है वो लगा देते हैं। अब आप सिर्फ उसे कॉल करते हैं, उसे आना भी नहीं पड़ता। यानी कि आपने कोई फाइल मंगानी है, पहले ये बंदे को बुलाएंगे, ये बंदा आएगा, फिर आप इसको समझाएंगे, फिर ये जाएगा फाइल ले आएगा। तो आप डायरेक्ट इंटरकॉम के ज़रिए इसको कॉल करते हैं और ये डायरेक्ट वो फाइल लेके आता है, तो वो आपका जो टाइम है वो बच जाता है। इसको कहते हैं मोशन स्टडी। उसके बाद है टाइम स्टडी। ठीक है, ये क्या करता है कि कंप्लीट वेल डिफाइंड टाइम जो जॉब का है वो डिफाइन करना, टाइम रेगुलेशन को कंट्रोल करना। उसके बाद फटीग स्टडी, यानी कि ये एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी थकता है, उस हिसाब से देखना कि एक आदमी जो है वो थक रहा है, उससे रिलेटेड उसके ब्रेक्स वगैरह होने चाहिए। उसके बाद अगली टेक्निक है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। ये क्या करता है कि अट्रैक्ट हाईली एफिशिएंट वर्कर। Under this plan, there are two pieces work rates. One is lower and other is higher. The standard of efficiency is determined in terms of number of units during a day or standard time. The worker who produce more than standard output within the standard time. Differential piece rate plan. ठीक है, यानी कि जो prices हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, अगर कोई आदमी 10 प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये में बनाता है और आप उससे कहते हैं कि आप अगर 11वां प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर इसका रिवार्ड आपको क्या मिलेगा कि वो जो 11वां प्रोडक्ट होगा वो 15 रुपये का हो जाएगा, आपको जो है उसकी पर कॉस्ट 15 पड़ेगी। इसी तरह अगर आप 15 से जो है 11 से 20 प्रोडक्ट आपको 15, लेकिन अगर आप 21वां बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको 30 रुपये जो है वो पर प्रोडक्ट पड़ेगा। तो इस तरह क्या होगा कि पीस रेट प्लान जो है वो आप बनाएं। उसके बाद है मेंटल रेवोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन आर चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो मेंटल एटीट्यूड है वर्कर्स का वो चेंज करना मैनेजमेंट की टूवर्ड्स, और कॉपरेशन होनी चाहिए वर्कर और
मैनेजमेंट के बीच रूलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ सस्पेंशन आर प्रेजुडाइज फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर एंड टू एडप्ट सिस्टम थिंकिंग। टेलर इसमें कहता है कि हर ऑर्गेनाइज वर्कर जो है वो महसूस करता है कि मैनेजमेंट जो है उसको एक्सप्लॉइट करती है, ओवरबर्डन करती है विद एक्सेस वर्क, और उसको कम पेमेंट जो है वो देती है। दूसरे नंबर पर जो मैनेजमेंट है वो ये सोचती है कि वर्कर जो है ना हमेशा इधर उधर बात करता है, जो है वो पॉलिसी स्लो है, डैमेज कर रहा है, जो है वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो केयरलेसली वर्कर्स यूज़ करते हैं। दोनों जो है एक दूसरे पर शक करते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल, हमेशा जो है वो जो मालिक है वो ये सोचता है कि मैं एक जो है नौकर को जितनी तनख्वाह दे रहा हूँ अपने मुलाजिम को वो उतना काम नहीं करता, और एक मुलाजिम हमेशा सोचता है कि मैं जितनी एक वर्कर को तनख्वाह दे रहा हूँ वो उतना काम नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि वो कहता है कि नीड है यहाँ पर एटीट्यूड को चेंज करने की, दोनों का एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। इसको कहता है वो रेवोल्यूशन ऑफ माइंड, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच। तो ये चेंज जो है दोनों के अंदर चेंज होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के ज़रिए हमने उसकी प्रिंसिपल्स देखे, एरियाज ऑफ फोकस देखे, उसकी टेक्निक्स देखी। अब हम देखते हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। बेनिफिट्स हैं, इससे एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, वेस्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है कि डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज एनेबल कैप्चर बिगर शेयर इन द मार्केट। जब प्राइस कम हो जाती है तो शेयर एक बड़ी मार्केट कैप्चर करता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन आती है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच। ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो इम्प्रूव करती हैं स्किल ऑफ द वर्कर्स को, इनेबल करती है वर्कर को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डिफरेंशियल प्राइस वेजेस जो है वो वर्कर को, यानी कि अगर आप ज़्यादा काम करने के ज़्यादा पैसे देंगे तो इससे जो वर्कर है वो ज़्यादा काम करता है। तो ये जो है 5 बेनिफिट्स थे, 5 बेनिफिट्स थे मेजर। इस थ्योरी के ज़रिए ये चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। अब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स क्या है। इन प्रेजेंट एरा मैनी न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स आर डेवलप्ड। द कॉमन न्यू टेक्निक्स आर ऑपरेशंस रिसर्च। ये क्या वाला है? ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था कि ऑप्टिमाइज जो है डिप्लॉयमेंट ऑफ वार जो है ना वो उसमें देखा गया था। उसके बाद है लॉन मैन्युफैक्चरिंग। दिस टेक्निक फोकस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्ट्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन जो है इसके ज़रिए बच जाता है वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है। इसके ज़रिए क्या होता है कि इन चीज़ों पर फोकस होता है। कैज़न एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है चेंज फॉर बेटर। कैज़न मतलब चेंज फॉर बेटर। इट इज़ अ डेली एक्टिविटी विच एलिमिनेट्स हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टास्क बाय एक्सपेरिमेंटिंग साइंटिफिक मेथड्स। 6 सिग्मा क्या होता है? इट रिफर्स टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन। क्वालिटी वेरिएशन के बजाय एक ही चीज़ बनाई जाए और वो एफिशिएंटली बनाई जाए। Just in time manufacturing. It is inventory management strategy to improve return and reduce cost. उसके बाद है कि आज के दौर में जो मैनेजर हैं वो कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। Many of the guidelines in the techniques that Taylor and the Gilberts devised for improving production efficiency are still used in organization today. सबसे पहले when manager analyzes the basic work tasks that must be performed, use time and motion. ठीक है, टाइम एंड मोशन जो है वो होना चाहिए कि ये यहाँ पर ये मतलब है कि when managers analyze the basic work tasks that must be performed, तो उसके बाद जब उसको पता चल जाए कि कौन से ऐसे बेसिक काम वाम हैं जो करने हैं, उसके बाद यूज़ करता है टाइम और मोशन को। उसके बाद वो स्टडी करता है, स्टडी टू एलिमिनेट वेस्टेड मोशंस, यानी कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिससे काम को बचाया जा सकता है। हायर द बेस्ट क्वालिफाइड वर्कर्स फॉर अ जॉब। बेस्ट जॉब जो है वो हायर करें वर्कर्स को, यानी कि बेस्ट वर्कर्स हायर करें।
डिज़ाइन इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए। आउटपुट की बेस पर जो है वो इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, यानी कि जिसकी जितनी आउटपुट है उसको उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स। दे आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो अगर वो ये चीज़ करते हैं तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें आज के दौर में, तो अमेज़ॉन और मैकडोनल्ड्स ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं आज के दौर में। इसमें अगर हम इसकी जो लिमिटेशंस हैं, तो एक लिमिटेशन तो ये है कि एम्प्लॉयज़ फील मोनोटोनी मोर वर्कलोड। अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो मोनोटोनी फील करते हैं, ज़्यादातर वर्कलोड फील करते हैं। उसके बाद है कि लैक ऑफ इनिशिएशन, नो फोकस ऑन ग्रुप वर्क पर इसके ज़रिए जो है वो फोकस नहीं किया जा सकता है। ये जो है इसकी लिमिटेशंस हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसको जो है वो प्रो कैपिटलिस्ट समझा जाता है। ट्रेड यूनियंस जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं इस थ्योरी को, और ये मैकेनिकल एंड थॉट ऑफ वर्कर्स जो है वो बेसिकली ये है कि उनको एक यानी कि कॉग्स इन व्हील से ज़्यादा जो है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा है। उसके बाद है वो मैनेजर्स जो है वो अपोज्ड टेलर एज दे फील्ड ही वॉज पुटिंग अननेसेसरी बर्डन ऑन देम। मैनेजर ये समझते हैं कि उन पर अननेसेसरी बर्डन जो है वो भेजा जा रहा है। उसके जो अपोजर्स हैं वो ये स्टेटेड देते हैं कि उन्होंने वर्कर्स को एक रोबोट से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं है टेलर ने। उसके अलावा ये और फोरमैनशिप के आइडिया को भी जो अपोज किया जाता है, क्यों कि इसके ज़रिए जो है ना सुपरवाइजर्स को जो है वो कोई खुशी नहीं होती इस तरह के कामों से। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट स्टेटेड दैट सिंपली फॉलोइंग रूल्स मेक्स वर्कर डीपर्सनलाइज्ड, यानी कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर वो जस्ट रूल को इस तरह साइंटिफिकली फॉलो करेगा तो वो डीपर्सनल हो जाएगा, उसके साथ पर्सनलाइजेशन उस पर ख़त्म हो जाती है और फिर डिसलाइक्स आ जाती हैं जो कि रोबोटिंग वर्कर जो है वो उसका मतलब उसको कोई ऑन नहीं करता है रोबोट की तरह काम करना। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ द डे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।